प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो झारखंड बोर्ड की तरफ से जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किए गए क्लास 10th के बच्चों का, उसका आज हम सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का उत्तर करवाने वाले हैं। ठीक है, आपके जो मॉडल पेपर है बच्चों, उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 52 तक दिया गया है। चूंकि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बाकी जो शेष है 31 से 52 तक वो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस वीडियो में हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का उत्तर को बताने वाले हैं। ठीक है, वो भी बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही आसान भाषा में, ताकि आप देख करके याद अच्छे से कर लो। ठीक है, तो और आपको पता है बच्चों कि आपका जो एग्जाम में मॉडल पेपर कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। ठीक है, और इसको पूरे अच्छे तरीके से याद करना और कॉपी में नोट कर लेना। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से सवाल जो है इसमें दिए गए हैं। देखिए, सबसे पहला नंबर पे आपका क्वेश्चन नंबर 31 में है, उदारवाद का क्या अर्थ है। ठीक है, तो समझिएगा आसान से, उदारवाद का क्या अर्थ है। तो उदारवाद शब्द लातिन भाषा के लिबर शब्द से निकला है। तो उदारवाद शब्द जो है लातिन भाषा के लिबर शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है आजाद या स्वतंत्रता। क्लियर हुआ? उदारवाद शब्द लातिन भाषा के लिबर शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है आजाद या स्वतंत्रता। इस प्रकार उदारवाद का अर्थ हुआ व्यक्ति के लिए आजादी। ठीक है, इस प्रकार उदारवाद का अर्थ हुआ व्यक्ति के लिए आजादी, कानून के समक्ष सबकी बराबरी। ठीक है, निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति। तो निरंकुश शासक जो है और पादरी वर्ग जो है, जो ऊंचे लोग हैं, उनका विशेषाधिकार जो दिया गया उसको समाप्त कर देना है, तथा संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार की स्थापना करना है। ठीक है, संविधान और संसदीय प्रतिनिधि का स्थापना करना है, यही आपका क्या है, उदारवाद। ठीक है, तो आप इससे कॉपी में अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल, गिरमिटिया मजदूर कौन थे। तो गिरमिटिया मजदूर कौन थे बच्चों? औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी, गुयाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले जाया गया था। ठीक है, मतलब जिस समय अंग्रेज का शासन था बच्चों, उस समय बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे भारत से बहुत सारे लोगों को विदेश के स्थानों पर ले जाया जाने लगा था। ठीक है, जैसे फिजी, गुयाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले जाया गया था, जिसे बाद में गिरमिटिया कहा जाने लगा। उन्हें एक अनुबंध के तहत विदेश में ले जाया जाता था। ठीक है, तो जब अंग्रेज का शासन था उस समय भारत से बहुत सारे लोगों को फिजी, गुयाना, वेस्ट इंडीज आदि पर स्थानों पर ले जाया गया था, और जिन्हें बाद में गिरमिटिया कहा जाने लगा। उन्हें एक अनुबंध के तहत, उन्हें जो भारत से बहुत सारे लोगों को ले जाया जा रहा था विदेश, उन्हें एक अनुबंध के तहत, कॉन्ट्रैक्ट के तहत विदेश ले जाया जाता था। ठीक है, बाद में इसी अनुबंध को मजदूर गिरमिट कहने लगे। इसी अनुबंध को, इसी कॉन्ट्रैक्ट को मजदूर क्या कहने लगे, गिरमिट कहने लगे, जिसे आगे चलकर इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से याद कर लेना, कॉपी में नोट कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। क्या है क्वेश्चन नंबर 33, बहुउद्देशीय नदी परियोजना से होने वाले कोई दो हानियों को लिखना है। तो बहुउद्देश्य से हम लोग परियोजना से लाभ को देखे थे, लेकिन हानियां पूछ दिया है। मतलब बहुउद्देश्य परियोजना जो है बच्चों, ठीक है, उससे क्या हानियां होता है, मतलब जो बांध बनाए जाते हैं उससे क्या हानि होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, बहुउद्देशीय नदी परियोजना से हानियां, नदियों के प्राकृतिक बहाव में बाधा पड़ती है। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, नदी के जो प्राकृतिक बहाव है, ठीक है, जो जिस तरीके से, जिस स्पीड से बढ़ता है, तो अगर बांध बन जाता है तो उससे क्या हो जाता है, बाधा पड़ती है, उसमें बहाव में क्या हो जाती है, रुकावट डलती है। ठीक है, ये बांध क्या होता है ये आप समझ लो। थोड़ा सा मैं इसका चित्र आप लोग को दिखा देता हूं। जैसे कि ये नदी है मेरे प्यारे बच्चों, और नदी में बीच में अगर किसी तरीके से बांध बना दिया गया, ठीक है, बांध क्यों बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जल के ठहराव के लिए, बिजली उत्पादन के लिए, इसलिए बांध बनाया जाता है। और इस बांध से क्या होता है, जो प्राकृतिक बहाव है, जो प्राकृतिक स्पीड है इस नदी का, उसको क्या करता है, रुकावट डालता है। ठीक है, आगे देखिए, दूसरा नंबर क्या है हमारा, बाढ़ के मैदान में जलाशय बनाने से वहां की वनस्पति नष्ट हो जाती है। तो बाढ़ के मैदान में अगर जलाशय वहां बन जाता है, ठीक है, जिस तरीके से अगर आप नदी है और नदी के बीच में रुकावट डाल देते हो, ठीक है, बांध बना देते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जलाशय बन जाता है, बहुत बड़ा तालाब बन जाता है, जिससे यहाँ के आसपास की जो वनस्पति है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, और उपजाऊ मिट्टी जलाशय में चली जाती है। जो उपजाऊ मिट्टी है ये कहाँ चली जाती है, जलाशय में चली जाती है। आगे देखो, बांधों के कारण वहां के अस्थायी निवासियों की आजीविका छिन जाती है। तो बांधों के कारण, यहाँ पे अगर मान लो बांध बन गया, ठीक है, अगर नदी रहता तो पतला सा निकल जाता है यहाँ से, लेकिन बांध बन गया तो इसका जो क्षेत्र हो गया चौड़ा हो गया। ठीक है, तो जिसके कारण क्या है, इसका जो अस्थायी निवासी है यहाँ
उनमें जो भी जीव जंतु या घर और जो भी रहते होंगे उसकी आजीविका जो है उसका छिन जाती है। ठीक है, तो यही इसका क्या है, हानियां है। तो तीनों हानियों को आप अच्छे से नोट कर लेंगे। आगे देखिए क्या है, खनिज क्या है। तो खनिज खनिज क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो मिनरल, तो खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ है जो खान से खोदकर निकाले जाते हैं। जो कहाँ से निकाले जाते हैं, खान से खोदकर, मिट्टी से खोदकर निकाले जाते हैं। कुछ उपयोगी खनिज पदार्थों के नाम, लोहा, अब्रक, कोयला, बॉक्साइड, नमक, जस्ता, चूना, पत्थर, ये सब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये सब क्या है, खनिज है। ठीक है, ये खान से खोदकर निकाले जाते हैं। ठीक है, तो इसे भी आप अच्छे से नोट कर लेंगे। आगे देखिए सांप्रदायिकता क्या है। ठीक है, तो सांप्रदायिकता का अर्थ है किसी धर्म के मानने वाले लोग। सांप्रदायिकता का मतलब क्या हुआ, किसी धर्म के मानने वाले लोग जो अपने धर्म को दूसरे के धर्मों से श्रेष्ठ समझने लगते हैं। मतलब कि वैसे लोग जो अपने धर्म को बहुत अच्छा समझते हैं और दूसरे के धर्म को बेकार समझते हैं। ठीक है, तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, सांप्रदायिकता कहते हैं। ठीक है, और वे धर्म के आधार पर समाज तथा देश को बांटने का प्रयास करते हैं। ठीक है, वे जो सांप्रदायिकता है, ठीक है, जो वैसे लोग वो क्या करते हैं, धर्म के आधार पर समाज को बांटने का और देश को बांटने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये आपका सांप्रदायिकता है। ठीक है, तो आप इससे भी अच्छे से नोट कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। जो इंग्लिश वाले बच्चे होंगे, इंग्लिश वाले भी देख लेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, बाकी आप उसका आंसर कर लेना। क्या है, नारीवादी आंदोलन से क्या समझते हैं। ठीक है, तो महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने, उनके लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की मांग और उनके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में बराबरी की मांग करने वाले आंदोलन को नारीवादी आंदोलन कहते हैं। तो नारीवादी आंदोलन किसको कहते हैं, महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे से ऊंचा उठाने वाले के लिए और शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग करने के लिए जो आंदोलन किया जाता है, या फिर व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन की बराबरी का मांग करने वाले आंदोलन जो किया जाता है, वही आंदोलन को क्या बोला जाता है, नारीवादी आंदोलन। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे नारी के जो अधिकार है बच्चों, उसका डिमांड करना, जो आंदोलन किया जाने वाला, उसी को हम लोग नारीवादी आंदोलन कहेंगे। इसे महिला आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। क्लियर है, नारीवादी आंदोलन क्या है, जो अपने शिक्षा, रोजगार, अवसर बढ़ाने के लिए जो मांग करने वाले जो आंदोलन करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नारीवादी आंदोलन। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। साक्षरता दर को परिभाषित करें। साक्षरता दर क्या है। ठीक है, तो साक्षरता दर, किसी देश अथवा राज्य की साक्षरता दर वहां की कुल लोगों की जनसंख्या, मतलब कि साक्षरता दर कैसे निकालेंगे, वहां की कुल जनसंख्या, जिस राज्य का आप निकालना चाहते हैं, चाहे जिस देश का आप निकालना चाहते हैं, वहां की कुल जनसंख्या तथा पढ़े लिखे लोगों के अनुपात को कहा जाता है। वहां की कुल जनसंख्या और जो पढ़े लिखे का अनुपात जो होता है बच्चों, उन्हीं को क्या कहा जाता है, साक्षरता दर। मतलब जितने पढ़े लिखे लोग रहेंगे वहां पे उतना ज्यादा साक्षरता दर होगा, वहां का जो रेट होगा, ठीक है, साक्षरता रेट, वो आपका ज्यादा होगा। अधिकांश या प्रतिशत दर्शाया जाता है, मतलब कि लगभग देखा जाए तो ये प्रतिशत में देखा जाता है। ऐसा बोला जाता है कि वो राज्य में साक्षरता दर 90% है, 50% है, 40% है। केरल में सबसे ज्यादा साक्षरता दर है, क्यों, क्योंकि वहां ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है, ज्यादा संख्या में पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो क्लियर हो गया। तो ये प्रतिशत में देखा जाता है, लेकिन कभी कभी इसे प्रति कोटि, हजार पर भी दिखाया जाता है, मतलब 1000 में एक। ठीक है, इस हिसाब से भी दिखाया जाता है, तो आप इसे भी अच्छे से नोट कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। विश्व व्यापार संगठन WTO के किन्हीं 2 कार्यों को लिखें। तो विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे बच्चों। ठीक है, और सभी बच्चों को शेयर कर देंगे, सभी को शेयर कर देंगे, ताकि आपको फायदा हो रहा है तो सबको फायदा हो। ठीक है, क्या है, विश्व व्यापार संगठन की महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित है। तो WTO का जो कार्य है बच्चों, क्या क्या कार्य है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, मतलब कि इंटरनेशनल बिजनेस को बढ़ावा देता है। जो विश्व व्यापार संगठन है ना, ये इंटरनेशनल व्यापार पर बढ़ावा देता है, मतलब एक देश से दूसरे देश का जो व्यापार होता है उसको बढ़ावा देता है। ठीक है, मतलब कि अगर आप यहाँ से कुछ उत्पादन करते हो और इंटरनेशनल भेजते हो तो उसको वो सपोर्ट करता है, बढ़ावा देता है। दूसरा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु नियमों को निर्धारित कर उसे लागू करना, मतलब अंतर्राष्ट्रीय, मतलब जो बिजनेस है ना, इंटरनेशनल जो बिजनेस होता है बच्चों, उसका जो नियम वगैरह होता है उसको निर्धारित करता है। कौन, WTO, विश्व व्यापार संगठन।
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंग्लिश में कोई तो। अगला देखो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित विवादों का समाधान करना। मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो भी विवाद होता है, जो भी उस बिजनेस में इंटरनेशनल जो बिजनेस है उसमें अगर कोई भी तरीके से विवाद होता है, कोई भी तरीके से लड़ाई झगड़ा होता है, तो उसको समाधान करता है कौन? WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और सदस्य देश के बीच समझौते भी करवाना, मतलब कि जो जिनके बीच हुआ है उनके सदस्यों के बीच क्या करता है? समझौता भी करवाता है, ठीक है। तो आप इसे भी अच्छे से नोट कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और अच्छे से याद कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो कि आपका 6 प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है, और अधिकतम 150 में उत्तर देना है। ध्यान देना है कि जो शब्द होना चाहिए कम से कम 150 होना चाहिए, ठीक है, अधिकतम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। अब देखिए इसमें सवाल क्या है, जालियांवाला बाग हत्याकांड संक्षिप्त नोट लिखें, ठीक है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त नोट लिखने कह रहा है, ठीक है। तो जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था बच्चों, ये बहुत ही खतरनाक है, मतलब कि दिल दहला देने वाला कांड है, ठीक है। चलिए इसको पढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी और सत्यपाल किचलू गिरफ्तार हो चुके थे। तो रॉलेट एक्ट जब हो रहा था बच्चों, उसका विरोध में महात्मा गांधी और सत्यपाल किचलू गिरफ्तार हो चुके थे। इस गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 के वैसाखी पर्व के दिन अमृतसर में जालियांवाला बाग में एक जनसभा का आयोजन किया गया था। मतलब कि जो रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी और सत्यपाल किचलू गिरफ्तार हो चुके थे, तो यही गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 के दिन, जो वैसाखी पर्व के दिन था, इसी दिन अमृतसर में जालियांवाला बाग में एक जनसभा का आयोजन किया गया था, एक मीटिंग रखा गया था, ठीक है। देखिए खा नंबर आगे, अमृतसर के सैनिक प्रशासक जनरल डायर ने इस सभा को अवैध घोषित कर दिया। मतलब अमृतसर के जो सैनिक प्रशासक जनरल डायर था, ठीक है, जो जनरल डायर बहुत खतरनाक है ना, अंग्रेज, और ये क्या क्या था, ये जो सभा था इसको अवैध घोषित कर दिया, इनलीगल बोल दिया, बोला लीगल नहीं है ये, है ना, इनलीगल कर दिया। परंतु सभा हुई थी, लेकिन फिर भी लोग वहां के क्या किए, सभा किए, मीटिंग किए। तब उसने वहां गोली चलवाई थी। तब क्या किया, जनरल डायर उस पर दिन दहाड़े बेधड़क तरीके से गोली चलवा दिया गया था, जिसमें सैकड़ों व्यक्ति के मौत के शिकार हो गए थे। तो उसी में गोली वाले हुए, जिसमें से बहुत सारे सैकड़ों लोग, 100 लोग, 200 लोग, बहुत सारे लोग वहां पे मौत के शिकार हो गए थे। तो समझ में आया। आगे देखो, इस हत्याकांड के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने एक हंटर आयोग स्थापित किया था। तो इस हत्याकांड के पश्चात, इस जो हत्याकांड हुआ उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने एक हंटर आयोग स्थापित किया, और उस आयोग की रिपोर्ट के बाद जनरल डायर को अनेक सम्मान दिए थे। तो ये जो हुआ उसको और भी ज़्यादा क्या दिया गया, सम्मान दिया गया, बताओ, ठीक है, गोली चलवाए फिर भी। इससे महात्मा गांधी असहयोगी हो गए थे। मतलब ये चीज़ देख करके महात्मा गांधी एकदम लगा कि अब ठीक नहीं है, ये असहयोगी महसूस करने लगे, अलग सा फील करने लगे, और उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाने का निश्चय किया। जब देखें कि ब्रिटिश सरकार जो है, ठीक है, जो हंटर आयोग स्थापित हुआ था, वो क्या हुआ कि जनरल डायर को बहुत सारे सम्मान दिए, तो महात्मा गांधी को लगा ना ये गलत है, और इसके बाद क्या किया, महात्मा गांधी जो है असहयोग आंदोलन चलाने का शुरू किया। जालियांवाला बाग हत्याकांड भारत के इतिहास का सबसे दर्दनाक घटना थी। इससे भारत भर में रोष की लहर फूट पड़ी, ठीक है। तो ये आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड का क्या है, ये आपका टिप्पणी है, ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना चाहते हैं आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग 40 नंबर सवाल, क्या है, ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है, ठीक है, ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब हुआ था, 1939 से 45 के। इसके उपरांत क्या हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और विकास के लिए अमेरिका में स्थित न्यू हैम्पशायर, ठीक है, हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर 1944 में एक समझौता हुआ, जिसे ब्रिटेन वुड्स समझौता कहते हैं, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था बच्चों, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और विकास के अमेरिका के में स्थित जो है न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर, कौन सा स्थान पर, ब्रिटेन वुड्स नामक पर 1944 में एक समझौता हुआ था। क्या हुआ था, एक समझौता हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, और इसी समझौता को हम लोग ब्रिटेन वुड्स समझौता कहते हैं, ठीक है। इस समझौते के दौरान क्या हुआ था बच्चों, तो इस समझौते का उद्देश्य क्या था, आर्थिक स्थिरता, मतलब आर्थिक स्थिरता बनाए रखना और पूर्ण रोजगार को बनाए रखना, ठीक है। इस समझौते के उद्देश्य क्या था, इस समझौते का मकसद क्या था, आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार को बनाए रखना, ठीक है। अगला देखो, इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2 संस्थाओं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना किया। तो जो सम्मेलन हुआ था बच्चों, ये समझौता हुआ था, इसमें क्या हुआ, 2 संस्थाओं का
स्थापना किया गया? कौन कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटाने के लिए ब्रिटेन वुड्स समझौता IMF की स्थापना की गई। तो जो IMF है बच्चों, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, ये किस लिए स्थापना की गई? तो ये इसलिए स्थापना किया गया कि विदेश व्यापार से लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रिटेन वुड्स समझौता में स्थापना किया गया। ठीक है, जिसका IMF का फुल फॉर्म अगर आप आता है, अगर आपका ऑब्जेक्टिव, तो भी आप लिख सकते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, चलिए आगे देखिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने वास्ते, है ना, पैसे का इंतजाम करने के लिए IBRD का गठन किया गया। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। उस समय जो है बच्चों, पैसे का इंतजाम करने के लिए IBRD का गठन किया गया, जिसे विश्व बैंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे विश्व बैंक भी। IBRD का अगर फुल फॉर्म देखें बच्चों, तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एवं डेवलपमेंट। ठीक है, तो आप इसे भी अच्छे से लिख लेना, याद कर लेना। IMF और IBRD विश्व बैंक को ब्रिटेन वुड्स को जुड़वा संतान भी कहा जाता है। याद रखिएगा, जुड़वा संतान किसे किसे कहा जाता है? तो IMF और IBRD। ठीक है, IBRD मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान भी कहा जाता है, क्योंकि उसी समय जब समझौता हुआ था, उसी समय इन दोनों बैंक का स्थापना किया गया था, दोनों संस्था का स्थापना किया गया था। चलिए, इसे आप अच्छे से नोट कर लेंगे। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल क्या दिया हुआ है? भारत में लौह अयस्क के किन्हीं 3 वितरण क्षेत्र का नाम लिखें। तो भारत में लौह अयस्क के किन्हीं 3 वितरण क्षेत्र, ठीक है, 3 डिस्ट्रीब्यूशन एरिया का नाम लिखना है। चलिए, इसका उत्तर देखिए। भारत में संसार का लगभग 20% लौह अयस्क भंडार है। ठीक है, भारत में संसार का लगभग 20% लौह अयस्क भंडार कहाँ पे है? भारत में 20%। भारत में लौह अयस्क खनन मुख्यतः छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, गोवा और कर्नाटक राज्यों में होता है। तो लौह अयस्क का खनन मुख्यतः अगर हम लोग देखें तो छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा, गोवा, कर्नाटक राज्यों में होता है। इन राज्यों में कुल उत्पादन 95% से भी अधिक भाग प्राप्त किया जाता है। इनके अतिरिक्त और भी कई राज्यों में लोहा पाया जाता है। इनके अतिरिक्त और भी जगह लोहा पाया जाता है, लेकिन मुख्यतः अगर हम लोग देखें तो यही 4-5 जो है, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, गोवा, कर्नाटक, यहीं पे आपका लौह अयस्क पाया जाता है। देश के प्रमुख लोहा उत्पादक क्षेत्र इस प्रकार है। तो चलिए, इसको हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि 3 वितरण का नाम पूछ रहा था। तो छत्तीसगढ़ सबसे पहले आप लिख देते हैं, छत्तीसगढ़, यहाँ पे भी लौह अयस्क पाया जाता है। इस राज्य में अधिकांश लोहा हेमेटाइट किस्म का होता है। कैसा होता है? अधिकांश लोहा जो है ये हेमेटाइट किस्म का होता है। यहाँ के दुर्ग, बस्तर और दांतेवाड़ा जिलों में लोहा उत्पादन किया जाता है। यहाँ के दुर्ग, बस्तर और दांतेवाड़ा जिला जो है, ये 3 जिला, यहाँ पे लोहा उत्पादन किया जाता है। बस्तर जिले में बैलाडीला और रावघाट प्रमुख लोहा क्षेत्र है। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ का आपका हो गया, एक आपका वितरण क्षेत्र हो गया। दूसरा देख लो, झारखंड। झारखंड में भी आपका, हम लोग कहाँ से हैं? झारखंड से हैं, मूल निवासी। चूंकि झारखंड के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, जैक बोर्ड दे रहे हैं, तो झारखंड तो पता ही होगा, आप झारखंड से हो। ठीक है, यहाँ के पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम जिले में लौह अयस्क निकाला जाता है। कहाँ कहाँ निकाला जाता है? पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम में जिले में निकाला जाता है। यहाँ के प्रमुख क्षेत्र गोवा और नोवामुंडी है। ठीक है, अब देखिए उड़ीसा। उड़ीसा भी आपका, यहाँ के सुंदरगढ़, क्योंझर और मयूरभंज जिले में लोहा उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो ये 3 वितरण क्षेत्र का नाम पूछा था, हम तीनों का बता दिया। आप और भी लिखना चाहते हैं तो ऊपर में हमने पहले भी लिख दिया है। ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, गोवा, कर्नाटक लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है? कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में क्या अंतर है? उदाहरण सहित लिखें। तो कृषि आधारित जो उद्योग होता है बच्चों, जो फैक्ट्री होता है, जो कृषि आधारित और खनिज आधारित जो फैक्ट्री होता है, उसमें क्या डिफरेंस है ना, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? तो देखिए, कृषि आधारित उद्योग, ठीक है, कृषि उद्योग अपना कच्चा माल वनस्पति और जीव जंतुओं, है ना, जीव जंतुओं कृषि के ढांचे से प्राप्त करते हैं। ठीक है, मतलब जो कृषि आधारित उद्योग जो होता है ना, वो अपना कच्चा माल कृषि से उपयोग करता है, कृषि से लेता है। ठीक है, कृषि उद्योग जो है ये आपका कच्चा माल वनस्पति हो गया, जीव हो गया, जीव जंतु से वो अपना ढांचा प्राप्त करता है। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, तो सूती वस्त्र उद्योग में हम लोग क्या करते हैं?
इसका कच्चा माल कहाँ से लेते हैं? तो वनस्पति से लेते हैं। चीनी उद्योग कहाँ से लेते हैं? ये भी आपका वनस्पति से होता है ना, ईख वगैरह, कतारी वगैरह। रसायन उद्योग है ना, कृषि आधारित उद्योग के उदाहरण है ये सब, ठीक है, क्योंकि ये कहाँ से लिए जाते हैं? कृषि क्षेत्र से लिए जाते हैं ये सारे मटेरियल को, ठीक है। तो जो मटेरियल कृषि क्षेत्र से लिया जाता है, वनस्पति कच्चा माल के रूप में लिया जाता है, वो आपका कृषि आधारित उद्योग में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो खनिज आधारित उद्योग में क्या होता है? तो खनिज आधारित उद्योग जो होता है, खनिज आधारित जो फैक्ट्री होता है, वो क्या होता है? कच्चा खनिज एवं खनिज अयस्कों से प्राप्त करते हैं। मतलब कि यहाँ पे खनिज से हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं। जैसे कि अगर लोहा उत्पादन हो रहा है तो लोहा कहाँ से लेंगे? तो खनिज से हम लोग निकालेंगे, ठीक है। और भी जिस तरीके से एल्युमिनियम, मान लो टाटा कंपनी, लोहा कंपनी, ठीक है, एल्युमिनियम हो गया, जितना भी कंपनी है, ठीक है, ये सब जो फैक्ट्री है ये कहाँ से लेता है अपना कच्चा माल? तो ये अपना खनिज से लेता है। खनिज से लोहा हो गया, अयस्क हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सारी चीज़ है ना। और इसका उदाहरण क्या है? तो आयरन इस्पात उद्योग इसका एक उदाहरण है, ठीक है। तो आप इसे भी अच्छे से नोट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट सवाल हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था की किन्हीं दो चुनौतियों का चर्चा करना है, ठीक है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था किन्हीं दो चुनौतियां, मतलब कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है इसका दो चैलेंजेस को बताना है, ठीक है। तो देखिए, भारतीय प्रजातंत्र के सामने अनेक चुनौतियां हैं जो निम्नलिखित है। शिक्षा का अभाव, बिल्कुल यहाँ पे हमारा जो है भारत में, लोकतंत्र देश में, ये क्या है? शिक्षा का अभाव है। यहाँ पे क्या है? भारत में शिक्षा की कमी है, ज़्यादा लोग अशिक्षित हैं, ठीक है। भारत में ज़्यादा लोग क्या है? अशिक्षित है, शिक्षा में यहाँ कमी है। फलस्वरूप जनता प्रजातंत्र का महत्व नहीं समझती है, ठीक है। उसे अपने अधिकारों और कर्तव्यों का सही जानकारी नहीं होने के कारण सरकार के कामों में दिलचस्पी नहीं ले पाती है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का दो चैलेंज ये भी है बच्चों। पहला चैलेंज ये है कि शिक्षा का अभाव, क्योंकि यहाँ पे जो है भारत में शिक्षा की कमी है। यहाँ पे अशिक्षा ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। अशिक्षा, यहाँ पे शिक्षा की बहुत कमी है, जिसके कारण क्या होती है कि जनता अपने अधिकारों को सही ढंग से उपयोग नहीं करता है कि हमारा क्या क्या अधिकार है, हमारा क्या कर्तव्य है, ठीक है। इस चीज़ को वो नहीं समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके शिक्षा का अभाव है, उसमें शिक्षा की कमी है। अगर आप शिक्षित हैं बच्चों, ठीक है, आप अगर समझते हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि ये हमारा अधिकार है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्र है आप कि हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे अधिकार हैं, उसको आप अच्छे से जानते हैं। कर्तव्य जो है बच्चों, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी आपको पता है, ठीक है। तो शिक्षा नहीं होने के कारण क्या होता है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये जो है, ये अधिकारों और कर्तव्य का सही रूप से उपयोग नहीं होता है, ठीक है। आगे देखो, सामाजिक असमानता, बिल्कुल, ठीक है। लोकतांत्रिक देश जो हमारा भारत देश है, इसमें सामाजिक असमानता भी है। कैसे है? तो प्रजातंत्र की सफलता के लिए सामाजिक समानता जरूरी है। हमारे देश में जाति, धर्म, ऊंच नीच, भेदभाव अधिक है। बिल्कुल, हमारे भारत देश में जो है ना, जाति, लिंग, धर्म, ऊंच नीच, भेदभाव बहुत ज़्यादा है भारत देश में। इसीलिए यहाँ पे सामाजिक समानता नहीं है, ये असमानता है, ठीक है। समाज में लोगों के लिए सहयोग का अभाव है। समाज में सभी लोगों अपनी भलाई पर विशेष ध्यान देते हैं, मतलब कि सहयोग नहीं करते हैं, सहयोग का अभाव है यहाँ पर, ठीक है। सहयोग का यहाँ पे अभाव है। सब लोग यहाँ पे क्या सोचते हैं कि हमारा भला हो, ठीक है, अपने भलाई पर विशेष ध्यान देता है, मतलब दूसरों पे ध्यान नहीं देता है। तो यहाँ पे क्या है? सामाजिक असमानता है, ये भी आपका चैलेंजेस में हो जाएगा। तीसरा नंबर देखो, चुनौतियां हैं ये सब, है ना। आर्थिक असमानता, बिल्कुल हमारे भारत देश में आर्थिक असमानता भी है। कैसे है? कोई गरीब है, कोई अमीर है, ठीक है, किसी पास पैसा कम है, किसी पास पैसा ज़्यादा है। तो ये भी आपका एक कारण है। क्या है? किसका? लोकतांत्रिक व्यवस्था का, ठीक है। तो आप इस तीनों पॉइंट को अच्छे से नोट कर लेंगे, ठीक है। ऊपर भी आपका एक पॉइंट हम बता चुके थे, शिक्षा का अभाव, दूसरा पॉइंट है सामाजिक असमानता, तीसरा पॉइंट है आर्थिक असमानता, ठीक है। तो तीनों पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेंगे। आगे देखिए, बहुदलीय व्यवस्था पर संक्षेप में लिखें। तो बहुदलीय व्यवस्था क्या है? तो बहुदलीय व्यवस्था एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है, ठीक है, जिसमें एक देश के अंदर विभिन्न राजनीतिक पार्टियां चुनाव में भाग लेती है, ठीक है। जिसमें एक देश के अंदर बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां क्या करती है? चुनाव में भाग लेती है। कोई कांग्रेस पार्टी से खड़ा है, कोई बीजेपी से खड़ा है, कोई समाजवादी से पार्टी से खड़ा है। तो ये हमारे एक देश में क्या है
कि बहुत सारे विभिन्न राजनीतिक पार्टियां चुनाव में भाग लेती है। जिस पार्टी को जनता का बहुमत प्राप्त होता है वह सत्ता में आ जाती है। तो जो भी पार्टी का बहुमत होता है, मतलब ज़्यादा वोट से जीतता है, वो क्या होता है, सत्ता में आ जाता है, वो कुर्सी पर बैठ जाता है। ठीक है, किसी एक पार्टी के बहुमत में नहीं रहने की स्थिति में लगभग एक समान विचारधारा रखने वाले पार्टियां आपस में गठबंधन करके सत्ता में आ जाती है। मतलब कि अगर किसी भी कारण से, ठीक है, किसी भी कारण से समान स्थिति हो गया, मान लो कि दो पार्टी है, ठीक है, अभी हम लोग नेशनल लेवल पे देखें तो एक कांग्रेस पार्टी, एक बीजेपी पार्टी, तो दोनों का जो बहुमत है समान हो गया, एक ही स्थिति हो गया, ठीक है, या फिर ऐसे छोड़ दो, ठीक है, मान लो कि एक अलग है आपका बीजेपी, एक है आपका कांग्रेस, एक है समाजवादी पार्टी, ठीक है, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों क्या कर देती है, समझौता कर लेती है, दोनों आपस में गठबंधन बना लेती है और वो अपना सत्ता में आ जाती है। ठीक है, भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। क्या है, भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। ठीक है, और उदाहरण के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। ठीक है, तो आप इससे भी अच्छे से नोट कर लेंगे कि बहुदलीय व्यवस्था क्या है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ऋण की किन्हीं 3 शर्तों को लिखे। तो ऋण लेना, लोन लेना, क्या क्या इसका शर्त है जी, क्या क्या कंडीशन है। ठीक है, मेंशन ऑफ एनी 3 कंडीशन ऑफ द लोन। तो 3 कंडीशन आपको बताना है। तो ऋण लेने वाले लोगों को बैंकों को अपनी आय प्रमाण पत्र देना पड़ता है। मतलब कि ऋण जहां पे लोगे आप, तो बैंकों को क्या देना पड़ेगा, अपना इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, इनकम सर्टिफिकेट। दूसरा क्या है शर्त, कि सिक्योरिटी के रूप में बैंक में कुछ जमा करना पड़ता है। अगर आप बैंक से लोन लेते हो बच्चों, तो सिक्योरिटी के रूप में आपको कुछ जमा करना पड़ता है, जैसे गोल्ड हो गया, हाउस हो गया, हाउस का कागज हो गया, घर का कागज हो गया, ये सारी चीज को जमा करना पड़ता है। और क्या है, ऋण लेने के लिए गारंटर का होना आवश्यक है। ऋण अगर ले रहे हो आप, लोन ले रहे हो, तो आपको गारंटर देना पड़ेगा। ठीक है, अगर किसी कारण से आप नहीं दे पाते हो, लोन को पूरा नहीं कर पाते हो, बैंक को वापस नहीं कर पाते हो, तो कम से कम गारंटर तो देगा ना जी। ठीक है, तो बैंक आपसे 10 गुना चालाक है। ठीक है, अगर आपको लोन दे रहा है तो ये सारी चीज को आपको डिमांड करेगा। ठीक है, तभी आपको लोन देगा। ठीक है, तो ये 3 शर्त है, आप यहां से नोट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट सवाल, उपभोक्ता संरक्षण परिषद उपभोक्ताओं को किस प्रकार मदद करता है, किन्हीं 3 तरीकों का उल्लेख करें। ठीक है, तो उपभोक्ता संरक्षण परिषद जो है बच्चों, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, ठीक है, ये क्या है कि किस प्रकार मदद करता है उपभोक्ता को, है ना, कंज्यूमर को किस तरीके से, मतलब कि अगर उपभोक्ता संरक्षण जो परिषद है बच्चों, ठीक है, ये अपने उपभोक्ता को, आप कस्टमर को किस तरीके से मदद करता है, किन्हीं 3 तरीकों का उल्लेख करना है आपको। ठीक है, तो उपभोक्ता संरक्षण परिषद जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता के उन अधिकारों की रक्षा करना है जो जनता और उपभोक्ताओं के हितों के लिए हानिकारक है। ठीक है, तो ये क्या करता है उपभोक्ता संरक्षण परिषद, ये अपने उपभोक्ता को, अपने जनता को, अपने कस्टमर को क्या करता है, अधिकारों का रक्षा करता है। ठीक है, जिससे उसको कोई भी तरीके से हानि ना हो, जैसे अनुचित व्यापार, ठीक है, जैसे अनुचित व्यापार कर रहा है, या झूठे भ्रामक विज्ञापन पर रोक लगाना, सेवा की गुणवत्ता या मात्रा के बारे में गलत जानकारी प्रदान करने, और भ्रामक विज्ञापनों जैसे अपराधों पर रोक लगाना। ये सब क्या करता है, हमारा उपभोक्ता संरक्षण परिषद का काम है। ये क्या करता है, ये अपने उपभोक्ता को, कस्टमर को, ठीक है, आप अगर कोई भी सामान लेने जाते बच्चों, तो आप क्या हो, उपभोक्ता हो, आप क्या हो, कस्टमर हो। और उपभोक्ता जो संरक्षण परिषद है बच्चों, ये क्या करता है, ये आपको संरक्षण करता है, प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, आपके अधिकारों को क्या करता है, रक्षा करता है। किन्हीं 3 कारणों को लिखना है। चलिए देखिए, किन 3 कारण क्या क्या है। सबसे पहला आपका चुनाव या पसंद करने का अधिकार। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण परिषद आपको यह अधिकार देता है कि आप चुनाव कर सकते हो, कोई भी सामान को लेने से पहले आप चुनाव या पसंद कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कोई जबरदस्ती आपको दे रहा है कि नहीं ये ले ही लो। कोई भी दुकानदार अगर आपको करता है कि कोई भी चीज को आपको जबरदस्ती लेने के लिए कहता है, तो ये आप कंप्लेन कर सकते हो, कहां पे, उपभोक्ता संरक्षण परिषद में। ठीक है, उपभोक्ता का आकार, ठीक है, उपभोक्ता को आकार, रूप, रंग, ब्रांड तथा मूल्य के आधार पर किसी वस्तु का चयन करने का अधिकार प्राप्त है। तो वो उपभोक्ता जो है, जो कस्टमर है, वो उसका एक अधिकार दिया गया है कि आप चुनाव करके, पसंद करके कोई भी वस्तुओं को खरीदें। ठीक है, दूसरा सुरक्षा का अधिकार। सुरक्षा का अधिकार भी देता है हमारा उपभोक्ता संरक्षण परिषद। क्या देता है, उपभोक्ता को शरीर या संपत्ति को हानि पहुंचाने वाली सेवाओं से सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है।
ठीक है, जैसे खराब चावल, गेहूं, खराब दाल आदि से सुरक्षा। तो सुरक्षा का भी अधिकार देता है कि अगर किसी तरीके से कोई भी दुकानदार आपको खराब चावल दे देता है, गेहूं खराब दे देता है या दाल दे देता है, कुछ भी, ठीक है, तो आप सुरक्षा, है ना, सुरक्षा के लिए आप कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण परिषद को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सूचना लेने का अधिकार। सूचना लेने का अधिकार भी यहाँ पे आपको देता है। क्या देता है कि उपभोक्ता को खरीदने वाले वस्तुओं या सेवाओं के बारे में सूचना प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। ठीक है, आपको कोई भी वस्तु को खरीदने या सेवाओं के बारे में सूचना प्राप्त कर सकते हैं आप, जैसे वस्तुओं का मूल्य, गुणवत्ता आदि। जैसे कि आप कोई भी चीज़ को खरीदते हैं, ठीक है, दुकानदार पास जाते हैं, तो आपको ये अधिकार दिया जाता है कि आप वस्तु का मूल्य को पूछ सकते हैं, उसकी क्वालिटी को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये अधिकार है आपका क्या बोले, उपभोक्ता संरक्षण परिषद द्वारा। ठीक है, देखिए हर लोगों के लिए एक अधिकार दिया जाता है, उसके लिए एक संगठन बनाया जाता है जो आपके अधिकार को रक्षा करता है। ठीक है, तो ये भी आपका संगठन है, उपभोक्ता संरक्षण परिषद। ठीक है, अगर आपको आप कस्टमर हो और आपको कोई भी दुकानदार मिसबिहेव करता है, गलत बिहेव करता है, आपको सामान लेने का चयन करने का अधिकार नहीं देता है, तो आप कंप्लेन कर सकते हो उपभोक्ता संरक्षण परिषद को। इसीलिए ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 4 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 250 शब्दों में दे। क्या है, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। तो मुद्रण संस्कृति जो है बच्चों, ये भारत में के राष्ट्रवाद जो है इसके विकास में, इसका डेवलपमेंट में क्या मदद किया, क्या हेल्प किया। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं हम लोग। क्या है, जब छपाई नहीं थी, ठीक है, मुद्रण संस्कृति का मतलब यही समझना बच्चों आप लोग, ठीक है, क्या कि छपाई वगैरह, ठीक है, चित्र वगैरह, ठीक है, मतलब कि आधुनिक समय में जो प्रिंट बना है, प्रिंट कल्चर। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका उत्तर क्या है। जब छपाई नहीं थी, पहले क्या था, छपाई नहीं थी तो हस्तलेख प्रचलित नहीं था और पांडुलिपियों के माध्यम से विचारों को लिखित में संरक्षित किया जाता था। मतलब जितना भी लिखित, कोई भी लिखा चीज़ था, पांडुलिपि हो गया, जितने भी पुराने वेद वगैरह थे, वो क्या थे, पहले छपाई नहीं होता था, हस्तलेख था, मतलब कि हाथ से लिखा जाता था। ठीक है, और उससे इसको संरक्षित किया जाता था। लेकिन जब मुद्रण तकनीक आई, ठीक है, जब मुद्रण संस्कृति आई, मुद्रण तकनीक आने पर बाद में मानव के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो इस प्रकार है। तो क्या क्या योगदान दिया, ठीक है, हमारे भारत में राष्ट्रवाद के विकास में, देख लेते हैं। पत्र पत्रिकाओं में अंग्रेजी शासन की आलोचना की गई। ठीक है, तो पत्र पत्रिकाओं जो आया, ठीक है, जो प्रिंटिंग हुआ, उसमें अंग्रेजी की शासन को आलोचना किया गया। इससे आम जनता को औपनिवेशिक शासन की बुराइयों का, शोषण का पता चला। जब प्रिंट आया बच्चों, जब प्रिंट कल्चर आया, तो पत्र पत्रिकाओं में अंग्रेजी शासन, जो अंग्रेज लोग हम लोग पर जुल्म कर रहे थे, ठीक है, परेशान कर रहे थे, इसको क्या किया गया, प्रिंट किया गया। ठीक है, जिससे सभी जनता को औपनिवेशिक शासन का बुराइयां का पता चला। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि प्रिंट से ये आपका योगदान हुआ। ठीक है, मुद्रण संस्कृति आने से। दूसरा, कहानी, कविताओं आदि के द्वारा भारतीय जनता में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने का प्रयास किया गया। तो जब प्रिंट कल्चर आया तो बच्चों, तो कहानियाँ लिखी गई, कविताएं लिखी गई, ठीक है, और भारतीय जनता में राष्ट्रवाद की भावना की जागृत करने का प्रयास किया। मतलब कि पहले के लोग क्या थे, जब औपनिवेशिक शासन था तो सब लोग अलग अलग थे, लेकिन जब कहानियाँ आई, जब कविता आई, तो सभी लोग एक कहानी को पढ़े तो उसमें राष्ट्र भावना की जागृत हो गई। ठीक है, राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई कि हम भारत के हैं और हम ही पे कोई दूसरा ये अंग्रेज लोग शासन कर रहा है, तो उसमें एक राष्ट्र की भावना की जागृत हुई। जैसे हम लोग का 15 अगस्त आ जाता है, 26 जनवरी आ जाता है, तो हम लोग कैसे एकदम राष्ट्रवाद की भावना आता है कि हम भारत के हैं, अगर कोई भी देश हमारे पे हमला करेगा तो हम उसको मचोड़ देंगे। ठीक है, तो ये किससे, ये जो जागृत हुआ, ये जो मोटिवेशन आया, कहाँ से आया, तो ये कहानियाँ, कविता आदि वगैरह से आया। ठीक है, कब से, जब प्रिंट कल्चर आया, जब मौद्रिक कल्चर आया, मौद्रिक संस्कृति आया, तब। आगे देखिए तीसरा नंबर, राष्ट्रवादी अखबारों ने क्रांतिकारी विचारों को जनता के बीच फैलाया।
ठीक है। और कार्टून के प्रकाशन के माध्यम से अंग्रेजी शासन और संस्कृति के विकृत रूपों में जनता के सामने लाने का प्रयास किया। ठीक है, आप सारे पॉइंट को अच्छे से लिखते चलेंगे। आगे देखिए 5 नंबर, मुद्रण संस्कृति के कारण सामान्य जनता शिक्षित एवं जागरूक हुई। मुद्रण संस्कृति जब आया बच्चों तो सामान्य जनता जो है, जनरल मतलब कोई भी आम जनता जो है वो शिक्षित एवं में जागृत हुई और वह समाज सुधारकों, नेताओं और राष्ट्रवादियों के विचारों से अवगत होने लगी। मतलब कि जो समाज सुधारक हैं वो लोग या फिर नेता हो गया, जो राष्ट्रवादी हो गया, उनके विचार से, उनके विचारधारा से अवगत हुए, मतलब वो जानने लगे उनके विचार क्या है। ठीक है, इससे आम जनता में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। ठीक है, इसलिए बच्चों अगर हम लोग किसी से भी लड़ाई करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले एक होते हैं। ठीक है, तो यहीं पे हमारा भारत में जब क्रांति था, ठीक है, लड़ाई था, स्वतंत्रता की लड़ाई, तो सबसे पहले सब में एक करने की भावना जागृत किया गया, सब में एक करने की मोटिवेशन दिया गया। ठीक है, कहाँ से? प्रिंटिंग वगैरह से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किए? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आपको समझ लेना है, क्वेश्चन नहीं समझोगे तो नहीं बनेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बच्चों भारतीय बुनकरों और सूती रेशमी कपड़े के नियमित आपूर्ति के लिए सुनिश्चित करने के लिए क्या किया? मतलब ईस्ट इंडिया जो कंपनी है बच्चों, ये भारतीय जो बुनकर वगैरह है, रेशमी कपड़े जो बुनकर वगैरह है, उससे नियमित रूप से, मतलब कि रेगुलर रूप से अपना जो सामान है, जो अपना कपड़ा है, वो नियमित रूप से लेने का क्या क्या प्रयत्न किए। ठीक है, कि हमेशा हमको रेगुलर रूप में मिले। तो देखिए क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों को सूती एवं रेशमी कपड़ों को नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्न कार्य किए। क्या क्या किए? कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए, माल इकट्ठा करने के लिए और कपड़ों की गुणवत्ता जांच करने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी रखा था। ठीक है, तो कंपनी जो है बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए एक वेतनभोगी कर्मचारी रखा था, जिन्हें गुमास्ता कहा जाता था। ठीक है, तो उन्हीं में से जो बुनकर थे, उन्हीं में से एक कर्मचारी को रखा जा रहा था जो सभी चीज को देखभाल करता था, निगरानी करता था, और इसी को क्या बोला जाता था? गुमास्ता। ठीक है, दूसरा, कंपनी का माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदार के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी गई। मतलब कि कंपनी का जो माल बेचने वाले बुनकर जो थे वो अन्य खरीदार लोगों को भी दे देते थे। ठीक है, जो बुनकर लोग थे ना, तो बुनते थे कपड़ा उपड़ा को, और अन्य खरीदार, देखिए उस समय जो था सूती कपड़े वगैरह विदेशों में बहुत ज़्यादा मांग थे, यूरोप वगैरह में बहुत ज़्यादा मांग थे, तो अन्य खरीदार लोग भी आ जाते थे, ठीक है, खरीदने के लिए बुनकर से। लेकिन उस पर कंपनी क्या किया? पाबंद लगा दिया, बोला कि नहीं, दूसरा को नहीं देना है, जो भी देना है ईस्ट इंडिया कंपनी यानी मुझे देना है। ठीक है, उसके लिए उन्हें पेशगी रकम दी जाती थी, मतलब उसको ज़्यादा रकम दिया जाता था, लो इतना पैसा, लेकिन तुम अन्य खरीदार को नहीं दोगे, मतलब दूसरे खरीदार जो खरीदने वाले आएंगे उसे आपको नहीं देना है। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या किए? ईस्ट इंडिया कंपनी इस पर काबू किए। तीसरा नंबर देखो, एक बार काम का ऑर्डर मिलने पर बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए कर्ज दिया जाता था। ठीक है, तो एक बार अगर ऑर्डर मिलने पर बुनकरों को क्या दिया जाता था? कच्चा माल खरीदने के लिए कर्ज दे दिया जाता, लोन दे दिया जाता था कि तुम जाओ कच्चा माल खरीदो और तुम सामान बनाओ, ये कपड़ा बुनो और हमको जल्दी से दो। ठीक है, उसको क्या दिया जाता था? कर्जा दे दिया जाता था, है ना। तो इससे एक बंधक में फंस जाता था बुनकर लोग कि हमको कर्ज दिया है तो हमको जो देना है, ये कपड़ा देना है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को ही देना है। ठीक है, जो कर्ज लेते थे वो अपना बनाया हुआ कपड़ा गुमास्ता को ही देना पड़ता था। तो भाई कर्ज लोगे तो उसी को ना कपड़ा देना पड़ेगा, दूसरा को तो नहीं ना दोगे। ठीक है, जिसका खाया उसी का ना काम करोगे, बस वही समझ लो। ठीक है, उसे वे किसी व्यापारी को नहीं बेच सकते थे, तो कोई भी व्यापारी को बुनकर लोग नहीं बेच सकता था। ये गुमास्ता बुनकरों के बीच नहीं रहते थे, ये जो गुमास्ता था ना, जो कर्मचारी वगैरह, ये बुनकर के बीच में नहीं रहता था, बस खाली देखता था और चल जाता था। इसलिए इनका बुनकरों से टकराव होने लगा। मतलब ये क्या हुआ? बुनकरों से टकराव होने लगा। ठीक है, जब देखो साथ में रहेगा तो टकराव नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे दूर दूर रहता था। ठीक है, तो इससे टकराव। गुमास्ता दंगपूर्ण व्यवहार करते थे। ठीक है, मतलब कि गुमास्ता जो है कर्मचारी लोग थे, जो कर्मचारी वेतनभोगी जो था, ठीक है, जो देखरेख करता था, वो थोड़ा अलग व्यवहार करता था बुनकर लोग से। ठीक है, माल समय पर ना मिलता था ना, तो उसको क्या करते थे? मारते थे, पीटते थे बुनकर लोग को। ठीक है, अब बुनकर ना तो मोल भाव कर सकते थे और ना ही किसी को माल बेच भी सकते थे। तो वो मोल भाव भी नहीं कर सकते थे कि हमको ज़्यादा पैसा दो, हम बुनकर हम लोगों को कपड़ा सिलते हैं, हमको ज़्यादा दो, हम कपड़ा बुनते हैं, ज़्यादा दो, है ना। तो ऐसा मोल भाव भी नहीं कर सकते थे क्योंकि मारपीट हो जाता था। ठीक है, और वो किसी को माल भी नहीं बेच सकते थे। क्यों नहीं बेच सकते थे? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी उसको पहले से कर्ज दे देती थी। ठीक है, गुमास्ता जो थे उनके थ्रू कर्ज दे दिया जाता था। तो कर्ज दे दिया था भाई, तो जिसका खाओगे उसको दे दो। ठीक है,
उन्हें कंपनी से कीमत मिलती थी और बहुत ही कम थी। मतलब कंपनी से जो कीमत मिलती थी ना, बहुत ज़्यादा कम थी, एकदम कम समय कम 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 रुपयों में कपड़ा खरीद करके और विदेशों में यूरोप वगैरह में ज़्यादा दाम पर बेचे जाते थे। वे कर्जों की वजह से कंपनी में बंधे हुए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल, राजनीतिक दलों के सुधार के उपाय की चर्चा करें। तो राजनीतिक दल का सुधार करने के लिए क्या उपाय आप करेंगे? ठीक है, तो भारतीय राजनीतिक दलों के सुधार के लिए निम्नलिखित उपाय क्या क्या है? कुछ ऐसे सख्त कानून बनाया जाए जिसमें राजनीतिक दल किसी भी अपराधी को अपने दल में शामिल नहीं कर पाए। तो कुछ ऐसा सख्त कानून, ठीक है, भयानक कानून बनाया जाए जिसमें राजनीतिक दल किसी भी अपराधी को अपने दल में शामिल ना करे। तो जो भी अपराध होगा वो अपने दल में शामिल ना किया जाए, मतलब एक ऐसा कानून बनाया जाए। अगर आपको बोला जाए कि राजनीतिक दल को आप कैसे सुधार करेंगे, तो आप यही बोलोगे कि जितना भी अपराधी लोग हैं, जितना भी अशिक्षित लोग हैं, वो पार्टी में खड़ा ना हो, वो पार्टी में ना रहे। ठीक है, तो वही चीज़ है, अपराधी व्यक्ति को दल में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है? वह व्यक्ति जिस पर किसी भी तरह का मुकदमा, आपराधिक मुकदमा है, उसके लिए चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाए। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए राजनीतिक दल में कि अगर आपराधिक व्यक्ति है तो वो चुनाव में खड़ा हो ही नहीं सकता है। लेकिन नहीं, भारत में तो ऐसा है नहीं। वो तो 10-10 केस है, जिसके पास 5-5 केस है, किसी के पास 17 केस है, वो चुनाव पे खड़ा हो रहा है। तो ये पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भारत में नहीं दिया जा रहा है। आगे, राजनीतिक दलों के लिए एक मानदंड तय किया जाए कि वह अपना प्रत्याशी साफ सुथरा चरित्र वाला उतारे। मतलब कि राजनीतिक दल जो है, ठीक है, वो एक सिस्टम उसका करना चाहिए कि जिसको भी वो खड़ा कर रहा है चुनाव में, वो एक अच्छा व्यक्ति हो, चरित्र वाला हो, शिक्षित व्यक्ति हो। ठीक है, हाँ। अगला पॉइंट देखिए क्या है? राजनीतिक दलों में के लिए चंदे आदि के नियम तय किए जाए ताकि वह अप्रत्याशित रूप से किसी से चंदा लेकर उसे लाभ पहुंचाने की कोशिश ना करे। ठीक है, ये भी पॉइंट है। आगे, राजनीतिक दलों को समाज सेवा से संबंधित कुछ कार्य निर्धारित किए जाए। ठीक है, तो राजनीतिक दल को क्या किया जाए? समाज सेवा के लिए कुछ कार्य भी उसको दे दिया जाए कि आप ये काम करो, ठीक है, तब जाकर आप खड़ा हो रहे हो चुनाव में। ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ठीक है, आपराधिक लोग को यहाँ पे खड़ा कर दिया जाता है चुनाव में और जीत जाते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, अथवा में करके क्या है? सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों का वर्णन करें। ठीक है, तो सत्ता की साझेदारी, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन आप लोग नोट कर लेंगे, उसे बार बार पढ़ेंगे, वीडियो को आप देखेंगे तो उम्मीद है कि आपको समझ में और अच्छे से आएगा। जब भी आपको थोड़ा सा तकलीफ हो कि समझ में नहीं आ रहा है, याद नहीं हो रहा है, तो आप वीडियो को फिर से देख लेना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, सत्ता की क्षैतिज वितरण। ठीक है, तो क्या है? इसके अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका आते हैं। जब सत्ता की क्षैतिज वितरण होता है सीधा इस तरीके से, तो इसमें 3 तरीके से आते हैं। कौन कौन? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका क्या होती है? जो कानून बनाते हैं उसे विधायिका कहते हैं। क्लियर है? कार्यपालिका जो कानून को लागू करती है और कानून का पालन करती है उसे कार्यपालिका कहते हैं। ठीक है, और न्यायपालिका जो कानून का पालन नहीं करता है उसे सजा देने के लिए न्यायपालिका का कार्य होता है, अर्थात न्यायपालिका न्याय दिलाने का काम करती है। तो तीनों चीज क्लियर हो गया। विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो कानून को पालन करती है, और न्यायपालिका जो कानून को पालन नहीं करती उसे सजा देती है। ठीक है, तो ये क्षैतिज वितरण हो गया, सत्ता का क्षैतिज वितरण। अब देखिए सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, मतलब खड़ा खड़ा इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे क्षैतिज वितरण मतलब कि कार्यपालिका इस तरह है ना, कार्यपालिका, न्यायपालिका और क्या था जी, विधायिका। और ऊर्ध्वाधर वितरण मतलब इस टाइप से, पहले केंद्र सरकार ऊपर में, फिर राज्य सरकार, फिर स्थानीय सरकार। समझ में आया दोनों का मतलब कि ऊर्ध्वाधर वितरण और क्षैतिज वितरण आ गया होगा। ठीक है, इसके अंतर्गत केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार होते हैं। केंद्र सरकार पूरे देश पर शासन करती है, इसका अधिकार पूरा क्षेत्र में होता है, पूरा देश में होता है। जैसे हमारा नरेंद्र मोदी, ठीक है, जो हमारे भारत के जो सरकार हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री हैं, उनका जो है अधिकार वो पूरा देश में है। क्या है उसका? पूरा देश में, वो आपका केंद्र सरकार। राज्य सरकार जो अपने अपने राज्यों में शासन करती है। ठीक है, राज्य सरकार जो हमारे राज्य में शासन करती है। ठीक है, राज्य के अंतर्गत। स्थानीय सरकार जो अपने स्थानीय क्षेत्रों पर कार्य करती है, जैसे कि विधायक वगैरह है ना, ये सारी चीज, मुखिया वगैरह, ये सारी चीज़ आ जाएंगी। आगे देखते हैं हम लोग, दबाव समूह और राजनीतिक दल क्या है। तो दबाव समूह, ठीक है, दबाव समूह ऐसा समूह होता है जिसका उद्देश्य सरकार पर दबाव डालकर अपने मांगे पूरी करवाना हो। ठीक है, आगे राजनीतिक दल। दबाव समूह ऐसा समूह होता है ना जो अपना उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार को दबाव में डाल देता है। ठीक है, दबाव डाल करके अपने मांगे को पूरा करवाता है।
ठीक है। और राजनीतिक दल क्या होता है? लोगों का ऐसा समूह जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना है और सत्ता को प्राप्त करना है। मतलब कि राजनीतिक दल ऐसा है, ऐसा समूह है जो अपना, इसका उद्देश्य होता है चुनाव को लड़ करके और अपना सत्ता को प्राप्त करना होता है। तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सार्वजनिक क्षेत्र किसी राज्य के आर्थिक विकास में कैसे योगदान देते हैं? तो सार्वजनिक क्षेत्र किसी राज्य के आर्थिक विकास में कैसे योगदान देते हैं बच्चों? ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र किसी राज्य के आर्थिक विकास में निम्न तरीके से योगदान देते हैं। पहला, सार्वजनिक क्षेत्र स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं में अपने कामकाज के माध्यम से मानव विकास सूचकांक में योगदान देने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश से लोगों का जीवन स्तर में बहुत अधिक सुधार हुआ है। ठीक है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मतलब कि जो भी सार्वजनिक क्षेत्र है बच्चों, उससे भारत के आर्थिक में क्या फायदा हुआ वो आपको बताना है। तो इसमें देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश से लोगों के क्या हुआ, जीवन स्तर में बहुत अधिक सुधार हुआ है। और तीसरा, रेलवे में सार्वजनिक क्षेत्र है। रेलवे कैसा है? सार्वजनिक क्षेत्र है, और ये आ जाने से अधिक लोगों को क्या मिला है? रोजगार मिला है। तो ये भी आपका विकास हुआ है। चौथा, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग से लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिला है। तो सार्वजनिक क्षेत्र का जो उद्योग है बच्चों, फैक्ट्री वगैरह है, वो उससे क्या हुआ है? अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिला है, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता का सुधार हुआ है। ठीक है। अगला, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग से लोगों को पीने के पानी योग्य, ठीक है, पीने योग्य पानी, गरीबों के लिए घर, बच्चों के लिए भोजन का उपलब्ध करवाती है। ठीक है। तो सार्वजनिक क्षेत्र जो है हमारे लिए क्या क्या फायदेमंद है, वो चीज आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल, ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत का अंतर बताएं। ठीक है। तो ऋण के औपचारिक अनौपचारिक बताना है। तो ऋण के औपचारिक स्रोत, औपचारिक मतलब कि फॉर्मल, है ना। तो फॉर्मल, ये सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, जैसे बैंक, सहकारी समितियां, इसके ब्याज दर निश्चित होती है। ठीक है। औपचारिक ऋण के स्रोतों के ऋण लेने का शोषण नहीं होता है। ठीक है। इसकी निगरानी आरबीआई करती है। इसका उद्देश्य सामाजिक कल्याण के लिए ऋण प्रदान करता है। तो ऋण के औपचारिक स्रोत ऐसा स्रोत बच्चों जहां, मतलब कि बैंक वगैरह हो गया, क्यों? क्योंकि ये सरकार से पंजीकृत होती है और इसका ब्याज दर निश्चित होता है, मतलब कि इसका जो रेट होता है ना, इंटरेस्ट रेट होता है, वो फिक्स होता है। ठीक है। औपचारिक ऋण के स्रोतों का ऋण लेने पर शोषण नहीं होता है। अगर आप औपचारिक ऋण लेते हैं, फॉर्मल लोन लेते हैं, तो आप में कोई भी शोषण नहीं कर सकता है। ठीक है। इनकी निगरानी जो होती है आरबीआई करता है। कौन करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनका उद्देश्य सामाजिक कल्याण के लिए ऋण प्रदान करना है। ठीक है। तो आप बैंक से लोन लेते हैं ना, तो उसका क्या उद्देश्य होता है कि सामाजिक कल्याण करना। ठीक है। और इसका ब्याज दर जो होता है निश्चित रेट पे आपको इंटरेस्ट लेता है, और ये अगर ऋण लेते हैं तो इस पर कोई भी शोषण नहीं होता है, इसका निगरानी आरबीआई करता है। लेकिन ऋण के औपचारिक स्रोत क्या होता है? तो ये सरकार से पंजीकृत नहीं होते, जैसे साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार इत्यादि। तो ऋण के अनौपचारिक मतलब कि जो इनफॉर्मल है, मतलब कि जो पंजीकृत नहीं होते, जैसे साहूकार से हम ले लिए, व्यापारी से ले लिए, रिश्तेदार वगैरह से हम कर्जा मांग लिए, तो ये सब क्या औपचारिक है? नहीं, ये अनौपचारिक है। इसका ब्याज दर निश्चित नहीं होता है। बिल्कुल, इसका ब्याज दर निश्चित नहीं होता है। अगर आपका साहूकार है तो बोल देगा नहीं हम 10% में लेंगे, नहीं आपको हम 20% पे देंगे, नहीं हम 30% पे देंगे। तो जितना उन लोगों को कमाना रहता है उतना परसेंट पे देगा आपको। ठीक है। तो इसका ब्याज दर निश्चित नहीं होता है। अगला, अनौपचारिक ऋण के स्रोत से ऋण लेने का शोषण होता है। तो अनौपचारिक अगर ऋण लेते हैं बच्चों तो उस पर शोषण किया जा सकता है। अगला, इनकी निगरानी आरबीआई नहीं करती है। तो आरबीआई नहीं करता है। इनका उद्देश्य सिर्फ क्या होता है? केवल लाभ कमाने के लिए होता है। ठीक है। तो साहूकार वगैरह हो गया, व्यापारी हो गया, और रिश्तेदार वगैरह हो गए, ये सब सिर्फ लाभ कमाने के लिए आपको ऋण देते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। भारत में पाई जाने वाले मृदा का वर्गीकरण करें और वर्णन करें उसका। ठीक है। तो सबसे पहला आ जाता है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। नदियों द्वारा बहा कर लाई जाने वाली मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, बांगर और खादर। ठीक है। तो ये आपका एक मिट्टी का प्रकार हो गया। दूसरा, काली मृदा। काली मिट्टी को रेगर मिट्टी भी कहा जाता है। यह कपास की खेती के लिए उचित होता है। यह मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। काली मिट्टी का महान खनिज से बनी होती है, तो इसको भी आप नोट कर लेंगे। अगला, लाल और पीली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मध्य गंगा और मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट से पहाड़ी पद पर पाई जाती है। लाल मिट्टी का एक विशेष प्रकार की मिट्टी है जो लाल रंग को पहचानती है और आमतौर पर यह कृषि के लिए आदर्श उपजाऊ है। तो सभी को आप नोट कर लेंगे। अब लास्ट सवाल एक बचा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, इसको भी आप लोग देख लो। मानचित्र को प्रदर्शित में बिंदु के सामने दिए गए नाम को उचित स्थान पर लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या बोल दिया है? लौह इस्पात उद्योग। ठीक है।
जो कि आपका बच्चों कहाँ पर है, ठीक है, ये आपको उत्तर नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपका झारखंड में है। तो आप बताओ, यहाँ पे आप चित्र को देख सकते हो, भारत का मानचित्र, और यहाँ पे बताइए झारखंड कहाँ पर है। तो झारखंड जो है बच्चों आपका यहाँ पर है, ठीक है, कहाँ पे है, ये दूसरा नंबर। तो ये आपका हो जाएगा दूसरा नंबर पे हो जाएगा आपका लौह इस्पात उद्योग। तो यहाँ पे आप भर सकते हैं लौह इस्पात उद्योग दूसरा नंबर पे, ठीक है, ये आपका दूसरा नंबर पे हो गया। आ जाइए यहाँ पे लौह अयस्क खदान बैला डीला, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, ये दूसरा हो गया ना। तो अच्छा पहला देख लो ना, पहला कहाँ पर है। तो पहला जो है बच्चों आपका यहाँ हिमाचल प्रदेश है, और हिमाचल प्रदेश में क्या है, भांगल भाखड़ा नांगल परियोजना। तो यहाँ पे आपका एक नंबर में जो हो जाएगा ये भाखड़ा नंगल बांध, ठीक है, तो एक नंबर पे। चलिए 1 और 2 हो गया, 3 में आप देख लो, ठीक है। तो 3 में आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़, ठीक है, लौह अयस्क खदान बॉडीला। तो ये आपका तीसरा नंबर पे हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिख लेना नीचे में, 1 नंबर पे भाखड़ा नंगल परियोजना, ठीक है, बांध, और दूसरे नंबर पे लौह इस्पात उद्योग जमशेदपुर, और तीसरा में क्या लिखोगे, लौह अयस्क खदान बॉडीला। अब चौथा नंबर में आ जाओ, तो गुजरात। गुजरात कहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे, तो गुजरात आपको पता है यहाँ पर है, ठीक है, तो ये 5वें नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग आपका यहाँ पर है गुजरात में, और बंदरगाह विशाखापट्टनम ये आपका आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश आपका चौथा नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक एक करके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप अच्छे से देखना चाहते हैं तो मैं नीचे मानचित्र दे दिया हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर के आप काम कर सकते हैं, ठीक है। आपको हम बताए थे ना कि पहला नंबर पे आपको क्या बताए थे जी, हम हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका हिमाचल प्रदेश है, दूसरे नंबर पे आपका झारखंड बताए थे, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़, चौथा नंबर पे आपको हम क्या बताए थे, गुजरात, और 5वें नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश, देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इससे मिला सकते हैं, ठीक है। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का सब्जेक्टिव सवाल। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन आप लोग उम्मीद है कि आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लिए होंगे, ठीक है। नोट नहीं किए तो आप लोग नोट कर लेंगे, वीडियो को रोक रोक करके नोट कर लेना है सभी को, और आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है, और अपने एग्जाम को बेहतर से बेहतर बनाना है, ठीक है। और भी इस तरीके से आप लोगों को मॉडल पेपर आते रहेंगे बच्चों, तो आपको सॉल्यूशन करा दिया जाएगा, ठीक है। और साथ साथ में आपको मिशन 2 की तरफ से आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और घंटी का बटन को भी जरूर से दबा लेना है। और आपको सभी सब्जेक्ट का इसी तरीके का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन चाहिए मॉडल पेपर का, तो आपको प्लेलिस्ट पर जाना है, प्लेलिस्ट में आपको चेक कर लेना है, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप एक बार देख लेंगे, ठीक है, तो आप इस चैनल पर आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। बाकी कोई दिक्कत हो, हमारा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल, चारों सोशल मीडिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप हमसे ऐड हो सकते हैं और बेझिझक हमसे कोई भी सवाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।